नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जब से एग्जिट पोल आए हैं उसने मध्य प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है, या सही अल्फाजों में कहा जाए कि कंफ्यूजन पैदा करने की पूरी का पूरा एक तरह से षड्यंत्र लगता है कि रचा गया है। क्योंकि मध्य की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही थी, ये जरूर था कि जो कांग्रेस को जितनी सीटें पहले मिल रही थी उन नंबरों में फर्क जरूर आया था। लेकिन अगर ये कह दिया जाए एग्जिट पोल के सहारे, या ये कहने की कोशिश की जाए या कहलवाया जाए उन चैनल्स के जरिए जिनका चाल चरित्र आपको पता है 9.5 साल में किस तरह का रहा है, कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और कहा जा रहा है कि लाडली बहन जो मध्य प्रदेश की में शिवराज सिंह चौहान की जो योजना रही, उसके तहत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। अब जरा आप इमेजिन करिए कि तमाम जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री ने की, वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान का नाम उन्होंने नहीं लिया, उनको स्टेज पर गवारा वो नहीं करते थे। लाडली बहना योजना अगर वाकई में इतनी कामयाब थी तो एक बार भी प्रधानमंत्री ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? आखिर उस पर वोट उन्होंने क्यों नहीं मांगे, जिसके दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। और इसीलिए इस एग्जिट पोल में वो झलक रहा है। आपको हरियाणा से लेकर, बिहार से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर ऐसे तमाम राज्यों के आपको एग्जाम्पल एग्जिट पोल के देखने चाहिए, जहां पर पूरे तरीके से ये भरभरा कर गिर गए हैं। और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि दरअसल ये एग्जिट पोल कराए किस लिए जाते हैं, खास तौर पर उन चैनल्स की तरफ से जो 9.5 साल में सत्ता की गोद में बैठकर पत्रकारिता कर रहे हैं। इंडिया टुडे का वो आपने जो बड़े पत्रकार सोकॉल्ड माने जाते हैं, एक पत्रकार जिनको वाकई में मैं बड़ा मानती हूं, वो उसमें शामिल है। वो लीक कराया गया है या लीक हुआ है वो वीडियो, उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एग्जिट पोल को लेकर वो बातें कर रहे हैं। उससे ही एग्जिट पोल की कलई खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि उसी एग्जिट पोल में इंडिया टुडे माय एक्सेस के एग्जिट पोल में ही बीजेपी को 140 से 162 और कांग्रेस को 68 से 90 सीटें दी गई हैं। अब आप सोचिए जरा, दूसरी सी वोटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सी वोटर ने कांग्रेस को 113 से 137 सीटें दी हैं और बीजेपी को 88 से 112। भास्कर की बात कर लेते हैं, दैनिक भास्कर की, तो उसने बीजेपी को 95 से 115 और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दी हैं। या फर्क देखिए इन खासतौर पे सी वोटर और इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें, ये साफ तौर पर बताता है कि जिसकी जिस ढपली उसका राग, वही बात करने की कोशिश जो है इन एग्जिट पोल के जरिए की गई है। और कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि नौकरशाही पर दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये तमाम हरकतें करने की कोशिश की गई। आपको पता है 2018 में भी मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। 15 महीने के बाद किस तरह से जोड़ तोड़ की खरीद फरोख्त करके वो सरकार कांग्रेस की गिरा दी गई और सरकार बनाई गई। गोवा से लेके तमाम जगह के एग्जाम्पल्स हैं। ये वो पार्टी है जो जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके किस तरह से सरकार बनाती है, सरकार बिगाड़ती है, गिराती है, और जहां वो सत्ता में नहीं भी आई होती है वहां पर भी वो सरकार बना लेती है। और यहां तो परसेप्शन की पूरी राजनीति कर रही है ताकि जो जनता है वो किसी तरह का क्वेश्चन मार्क ना लगाए। उसके जहन में पहले से ही एक षड्यंत्र के तहत ये बातें घर करा दी जाएं कि देखिए एग्जिट पोल में भी ये दिखाया था कि मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये सारा खेल जो है वो 20 से 25 सीटों का होता है। अगर वहां मार्जिन 1000 से 1500, 2000 या 5000 के अंदर रहता है तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा खेल किया जा सकता है। और इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा किया है इन एग्जिट पोल को लेकर। सबसे पहले कमलनाथ की बाइट में आपको सुना देती हूँ, एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे।
देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। तो अभी आपने कमलनाथ को सुना एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने कहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी उनका कहना है। लेकिन इससे पहले कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कुछ उन्होंने कहा कि नौकरशाही पर दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सुनिए आप कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, एक और उनकी बाइट है, सुनना जरूरी है ये। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो आपने यहाँ कमलनाथ को सुना और कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर उन्होंने मैसेज दिया है कि किसी भी तरह के कुछ भी ऐसा गड़बड़ आपको नजर आता है तो आप फौरन मुझसे संपर्क करें। और उसकी तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। दिग्विजय सिंह ने खरीद फरोख्त तक की बात की, ये भी बताया है कि किस तरह से नेताओं के जो हैं, एमएलए के जो हैं वो रेट तय किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, दिग्विजय सिंह का कहना है। तो तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं जो इन एग्जिट पोल के बाद पैदा की गई हैं, उन सबको कांग्रेस हैंडल करती हुई, टैकल करती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर आपको ये पता चल रहा होगा इससे कि कैसे मनोबल तोड़ा जाए या एक परसेप्शन की जो राजनीति है उसमें एज ली जाए। ये कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल का पूरा ये मोटिव जो है वो नजर आता है और साफ तौर पर दिख रहा है। आप फर्ज करिए और समझिए आप थोड़ी देर के लिए कि जितने भी जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी पूरी टीम खुद मध्य प्रदेश में वहां पर थी और वहां पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौजूद है, जो जमीन से जुड़े तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, जो किसी तरह का कोई बायस्ड अपने दिमाग में नहीं रखते, किसी पार्टी की तरफ वो टिल्टेड नहीं है, बल्कि पत्रकार है वो सिर्फ, उनका किसी की भी तरफ से अभी तक भी इन एग्जिट पोल के बाद भी ये नहीं कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी कंफर्टेबली सरकार बना पाएगी। और एक तरह से यही तमाम चीजें हैं जो सवाल उत्पन्न कर रही है, सवाल खड़े कर रही हैं। मैं आपको सुनवा देती हूँ शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, वो आप सुनिए। लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला दिल्ली में बैठे जो हमारे नेता हैं वो करेंगे। तो उन्होंने पहले से इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी आप सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। पूरी बॉडी लैंग्वेज से और उनके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉन्फिडेंट वो हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आपको? अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी यही कॉन्फिडेंस है कि सरकार में आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ होगा।
योजनाओं की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर। आपको याद ही होगा तमाम रैलियों में आपने उनको सुना ही होगा वो किस तरह का इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला कि ऐसा मामा आपको फिर नहीं मिलेगा, बताइए कि आप मुझे चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं या नहीं। फिर मोदी जी के बारे में कहा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या नहीं। तो वो सेंट्रल लीडरशिप को वहां पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे तरीके से इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला। अलग अलग तरह के जिस तरह के वो थोड़े हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं वो तमाम नजर आए। लेकिन अब कह रहे हैं कि अभूतपूर्व विकास और वो सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसके बिना पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। अब शायद वो कोई दूरबीन अलग से कोई कैमरा लेकर आना पड़ेगा। जो विकास वहां पर हुआ है, जो वेलफेयर जो योजनाएं वो लेकर आए, उनका फायदा जो लोगों को हुआ है उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तभी पता चलेगा दरअसल कि मध्य प्रदेश में क्या काम हुआ है और जो तमाम उससे पहले जो आकलन किए गए क्या वो पूरे तरीके से गलत हैं। ये भी एक तरह का सवाल उठ खड़ा हुआ है और यही मकसद इन एग्जिट पोल का था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल, वरिष्ठ मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। अनिल सिन्हा जी, आप देख सकते हैं उनको, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और मध्य प्रदेश से मेरे साथ वो सीधा जुड़ गए हैं। हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये जो सडन चेंज आया है और पहले कोई नंबर्स की बात नहीं की जाती थी, अब नंबर्स बताए जा रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी। ये एग्जिट पोल कराकर, एक एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता देता है एक बड़े चैनल का, दूसरा बीजेपी को जिता देता है। ये एग्जिट पोल है या कोई मजाक है, षड्यंत्र है, क्या है आखिर ये? बड़ा ही मनोरंजक खेल है ये एग्जिट पोल का। एक व्यक्ति से जो विशेषज्ञ था चुनावी, उससे पूछा मैंने कि क्या होगा, क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? उसने कहा हाँ बन सकती है। मैंने कहा और बीजेपी की? उसने कहा हाँ बीजेपी की भी बन सकती। मैंने कहा और समाजवादी पार्टी का क्या होगा? बोले उन्होंने 12 उम्मीदवार खड़े किए हैं, 12 जीत सकते हैं, ऐसी क्या बात? तो मैंने कहा ये एग्जिट पोल का फिर मतलब क्या रहा? उन्होंने कहा मतलब ये है कि आप इसको क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं। अगर और आजकल वो एक बड़ा लंबा फिगर देते कि इतने से इतने तक, 115 से 130 तक, 6 से 125 तक। तो भाई आपने एग्जिट पोल किया है तो एग्जिट बता दीजिए। इतनी मेहनत की आपने, लाखों रुपए लिए होंगे, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब नतीजे आएंगे, एक दिन का फर्क है, नतीजे आ ही जाएंगे। दावे की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम 150 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस भी 150 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। सीटें तो कुल 230 ही है, तो 70 सीटें शायद छत्तीसगढ़ की मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि दावे करना इनकी मजबूरी है। ये तो कहने से रहे कि भाई हम हार रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बनाना है और अपनी पार्टी के प्रति वफादारी भी दिखानी है। दोनों चुनौतियां नेताओं के सामने होती है और एग्जिट पोल का एक खेल है, जिस खेल का ये मजा लेते हैं। इन्हें लगता है कि देखो क्या हुआ, क्योंकि आखिर धुकधुकी है। इतने दिन हो गए हैं मतदान को, 17 तारीख को मतदान हो गया था, अब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तो इतने दिन की धुकधुकी कैसे बचाएं। एक और बात आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के तमाम नेता, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई खाटू श्याम बाबा के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को भरमाने के लिए कि देखिए हम कितने धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। चुनाव में भली उन्होंने हजारों खट कर्म किए हों, ऐसे कर्म किए हों जो सीधे सीधे पाप की श्रेणी में आते होंगे, लेकिन हर नेता धर्म के लिए भाग रहा है, मंदिरों में जा रहा है, दुआएं कर रहा है, भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहा है। तो दावे इनके होते हैं और ये भी एक टैक्टिस होती है इनकी, ये बताने की कि देखिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन चुनावों में बीजेपी ने अपने जितने संसाधन झोंके, जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की यात्राएं की, उस यात्रा से अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो यह प्रभाव पड़ता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रुचि ले रहे हैं और अगर यहां कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। एक और बात अभी मध्य प्रदेश में ही देखने में आई कि जो बैलेट पेपर होते हैं, जो पोस्टल बैलेट होते हैं,
जो कर्मचारी आ नहीं पाते, तो पोस्टल बैलेट में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे, अधिकारी निलंबित भी हुए। पोस्टल बैलेट आमतौर पर सरकारी कर्मचारी उपयोग में लाते हैं क्योंकि वो फिजिकली मतदान केंद्र में आ नहीं सकते। और इस बार कांग्रेस ने जो अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया था, उसमें कांग्रेस ने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, और उस ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण अधिकांश कर्मचारी एक तरफा वोट देने के लिए गए या उन्होंने वोट दिए हैं। वो मैंने एक आंकड़ा सुना है कि वो 98% तक सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब सरकारी कर्मचारी तो 2-2.5 लाख ही हैं, लेकिन देखिए बुशरा जी, उसका स्पाउस है, पति या पत्नी है, माता पिता है, यहाँ तक कि दामाद और समधी हैं, वो सारे लोग इस बात से प्रभावित होते हैं। जिस आदमी को रिटायर होने के बाद 50,000 रुपये मिलने चाहिए, उसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 3,000 में गुजारा कैसे करेगा? तो ये सारी बातें हैं। पोस्टल बैलेट एक बड़ा कांग्रेस के लिए आधार रहा है कि लोगों ने, कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया। दूसरी बात कांग्रेस के पक्ष में यह है कि जो ऋण माफी की योजना है, दूसरी योजना शिक्षा की योजना बच्चों की है, वो सारी योजनाएं ऐसी रही जो मतदाताओं को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली है। और इसीलिए मेरे ख्याल से कांग्रेस बड़ी तगड़ी टक्कर देने की पोजीशन में पहुंची। बुशरा जी जी बिल्कुल। एक और सवाल आपसे प्रकाश जी, फिर उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी कि जो लगातार मेरी आपसे पहले भी बात हुई, आप हमारे और प्रोग्राम्स में भी लगातार आप रहे, कि अगर हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो कभी किसी ने ये नहीं कहा, किसी भी पत्रकार ने, जो जमीनी पत्रकार जो बिना किसी बाइस के काम करते हैं, कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमें 2018 का भी एग्जाम्पल लेना चाहिए कि 2018 में भी तो बनाई ही थी कांग्रेस ने सरकार, और एक उबाऊ, एक 18 साल से कोई सत्ता पर है। और वाकई अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया होता तो बीजेपी का मकसद तो चुनाव जीतना है, वहां से शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल हटा देना, उनके किसी काम का कोई जिक्र ना करना, उनकी कोई बात ना करना, तो ये भी तो दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी भरपूर मात्रा में थी। शिवराज सिंह चौहान से लोग शायद थके हुए थे, एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, नई पार्टी देखना चाहते हैं, जिसको शायद उन्होंने 2018 में चुना था। अचानक से एग्जिट पोल का ये जो धंधा सामने निकल कर आया, जिसमें एक तरफा ये बताया जा रहा है कुछ पोल्स में, तो खासतौर पर जो बड़े चैनल के हैं, कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल कंफर्टेबली सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। क्या आपको नहीं लगता, आपका आकलन क्या कहता है? आपने पहले भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है मध्य प्रदेश में। जी बुशरा जी, चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन बस यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी के बहुत सारे सपने धराशायी हो गए हैं। उसमें एक सपना ये भी था कि बीजेपी में जो नए नए उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए आए हैं, उससे भी बीजेपी में बड़ा कंफ्यूजन रहा। बीजेपी तय नहीं कर पाई कि वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने लेकर लड़े या न लड़े। 2018 के चुनाव में जब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था, तब बीजेपी केवल 109 सीटों पर सिमट गई थी 230 में से, और कांग्रेस को उससे 6 सीटें ज्यादा मिली थी। हालांकि वोटों का अंतर लगभग बराबर ही था, 0.13% का अंतर रहा। बीजेपी चाहती तो जब उसने सरकार तोड़ के सरकार बनाई, उसके बाद बीजेपी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी पूरी कोशिश चुनाव जीतने की ही रही। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिन बुजुर्गों को पेंशन मिलती, पेंशन नहीं है। मध्य प्रदेश भारी कर्जे में है, और कर्ज इतना है कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, 30 गुना कर्ज बढ़ गया है मध्य प्रदेश सरकार पर जितना कर्ज था। तो आप अंदाज लगाइए, जितना दिग्विजय सिंह छोड़ कर गए थे, जितना कर्ज, उतना कर्ज अब हर साल ब्याज में देना पड़ती है, उतनी राशि 20 लाख करोड़ से ज्यादा। तो मध्य प्रदेश की माली हालत बहुत खराब है, और केंद्र से जो उम्मीद थी डबल इंजन की सरकार होने का, वो कोई फायदा यहाँ के लोगों को उस अपेक्षित हुआ नहीं। देखिए, डबल इंजन की सरकार के नुकसान छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने भुगते हैं, और बीजेपी ने भी भुगता है। जब रमन सिंह ने धान का मूल्य बढ़ाने की पहल की और नहीं बढ़ी, मध्य प्रदेश में जिसे प्रधानमंत्री जी फ्रीबीज बोलते थे और लॉलीपॉप बोलते थे, वो शिवराज सिंह चौहान ने अंततः किया। यानी शिवराज सिंह चौहान की नीतियों से प्रधानमंत्री इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो बीजेपी के अपने बहुत सारे अंतर्द्वंद, कांग्रेस के
अपने द्वंद्व हैं, कांग्रेस की अपनी सफलताएं हैं। कांग्रेस ने 1.25 साल में जो काम किए वो करने जा रही थी। किसानों के कर्ज माफ करना, किश्तों में कर्ज माफ कर रही थी। पहले 50,000 तक के किसानों का कर्ज माफ किया गया, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख की योजना थी, लेकिन सरकार गिर गई तो वो काम अधूरे रह गए। तो लोगों को लगता है कि अब शायद कांग्रेस को काम अगर सत्ता में आई तो पूरे कर देगी। जी बिल्कुल, ये उम्मीद है। और एक वक्त के बाद एक बदलाव भी एक नेचर का हिस्सा है। वो बदलाव जनता चाहती है और वो जमीन पर नजर भी आया। जब लोगों से बात की गई, जब जनता से बात की गई, जनता ही जनार्दन है, वही आखिरी फैसला करती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जनता के जरिए किए गए फैसलों को किस तरह से पलटा गया है। और एक पार्टी है जो सत्ता में है, जो साम दाम दंड भेद की सियासत करती है और कैसे खरीद फरोख्त करके बनी हुई सरकारों को भी गिराने का उसने काम किया है। वो सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हेमंत जी, मैं खुद 19 साल के करीब उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उस मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा मैं रही हूं। वहां किस तरह से काम किया जाता है ये मैं भी उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये जो एग्जिट पोल आए हैं जिसमें एक बड़ा अंतर दिखाने की जो पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है, एक सेफ गेम भी खेला जा रहा है लेकिन एक परसेप्शन बदला भी जा रहा है, लोगों के जहन में एक डाउट भी पैदा किया जा रहा है और लोगों को ये बताया भी जा रहा है। तो आप ये खेल देखिए, आपके कितना खतरनाक खेल जो है इन एग्जिट पोल के जरिए किया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश जिसको लेकर डाउट लोगों के जहन में नहीं था, वो डाउट पैदा करने की कोशिश पूरी की गई ताकि जो खेल किया जाए उस खेल को लेकर कोई सवाल पैदा ना करे। आपसे मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, हरियाणा का भी आपने जिक्र किया, उस वक्त आप वहां पर गए थे और क्या क्या आपके साथ हुआ वो सब भी आपने बताया। आप बताइए, आप इस पूरे खेल को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई में काम ऐसा किया है शिवराज सिंह चौहान ने कि लाडली बहन योजना इतनी कामयाब थी कि एक बार फिर से वो 150 से ज्यादा सीटें लेकर वो सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं? एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जो चीजें हैं, ये बहुत एक साइंटिफिक चीज है, बहुत साइंटिफिक चीज है, डेटा साइंस है ये, प्रोवाइडेड इसको कोई अच्छे से करे। लेकिन पिछले अगर आप 9 साल का पूरा एक पैटर्न देखें, मैं केवल रेफरेंसेस की बात करूंगा, सारा देश खुद ही समझ जाएगा, आपके दर्शक बहुत समझदार है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने बड़े स्टेक्स करके और बहुत पंप एंड शो के साथ चुनाव में जाता है, तो वो शुरुआत का खेल करते हैं ओपिनियन पोल के साथ। जितनी उनकी सीट आनी होती है एक्चुअल में, उससे 2 से 2.5 गुना वो दिखाई जाती है ओपिनियन पोल में। तो एक एनवायरमेंट बिल्डिंग बना और वो ओपिनियन पोल पूरे तरीके से प्रीपेड होता है, पूरा कंप्लीटली प्रीपेड। आपने भी देखा है और सारे साथी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और मैंने तो अपनी नजरों से देखा है ये सब कुछ, वहां स्टूडियो के अंदर बैठ के देखा है। ये क्या था? डेटा साइंस का मैनिपुलेशन 2 तरीके से हो रहा है बुशरा जी। एक तो हो रहा है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के हिसाब से, और दूसरा रूलिंग पार्टी के जो पूरा का पूरा गेम प्लान है। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगी तो मैं इसको पूरा साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ओपिनियन पोल के जरिए एक फर्जी हवा बढ़ाई जाती है कि बीजेपी का, ये आपने वेस्ट बंगाल में देखा, आपने बिहार में देखा, आपने अभी रिसेंटली अगर कर्नाटक में देखा हो, यू टेक अप एनी स्टेट, इवन उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं भी देखिएगा। और इसका सबसे शर्मनाक और निर्लज उदाहरण अगर आपने देखना है तो 2019 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव देखिए आप। चुनाव की घोषणा हुई 12 बजे, मैं एक राष्ट्रीय चैनल के स्टूडियो में था एज एक्सपर्ट। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हुई थी। उस चुनाव के अंदर आपको याद है, हरियाणा में चुनाव अक्टूबर में होता है, महाराष्ट्र में भी, और लोकसभा का चुनाव अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव होना था। इन्होंने क्या किया कि उस चुनाव में जब ओपिनियन पोल उस दिन, तो मुझे ओपिनियन पोल के लिए भी ऐसे गेस्ट इन्होंने मुझे एंगेज कर लिया। मैंने कहा कि जब बीच का टाइम था तो मैंने कहा वो डेटा तो दिखाइए जिस पे हमें बात करनी है। उससे पहले हम एज एक्सपर्ट प्रोग्राम पे सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने जो मुझे डेटा दिखाया, उसमें दिखाया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% वोटों का लॉस हो रहा है। उनका डेटा कह रहा था, ये मैं नहीं कह रहा। तो मेरे साथ उनके इनपुट एडिटर भी थे, न्यूज एडिटर भी थे, सारे थे। तो मैंने कहा साहब 8% वोट माइनस हो रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के 11% वोट बढ़ रहे हैं और बीजेपी की सीट 32 बढ़ रही है। ये कौन सी डेटा साइंस है? 8% वोट घटे और 32% सीट बढ़ गई। तो उनके ऑफिस में, न्यूज रूम में भगदड़ मच गई वहां पे। और उन्होंने तुरंत जहां से भी जो उनका खेल था, वो जो हरियाणा के जो भी ब्यूरोक्रेट थे चंडीगढ़ में, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि ये इन्होंने स्टूडियो में किस आदमी को बुला रखा है, ये पोल खोल देगा। और ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने वो सारे सवाल पूछे तो उनका इनपुट एडिटर मेरे पास आया कि कहता सॉरी सर, हमने ना प्रोग्राम का वो बदल दिया है पैटर्न, अब केवल प्रवक्ता बुलाए जाएंगे।
और 90 में से 83 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 90 में से 83, आप कल्पना करके देखिए ओपिनियन पोल में, जहां के बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होने वाला था, इस तरीके से वो डैमेज कंट्रोल किया गया। कोई बात नहीं, शाम को मैं एक दूसरे प्रोग्राम में, चैनल में, उसमें क्या बोलते हैं, प्राइम टाइम के शो में था, बहुत सीनियर एंकर के साथ, तो उन्होंने उसका जिक्र किया, उसी पे डिस्कशन था। तो मैंने वहां कोट एंड कोट ये कहा, वो रिकॉर्ड की बात है, कि अगर बीजेपी की 40 से ऊपर एक भी सीट आई हरियाणा में, उन्होंने 83 कही थी ओपिनियन पोल में, तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। मैंने वहां ये कहा, और आपको ध्यान हो 2019 में 40 सीट आई। ये है पैसे के माध्यम से कितनी बड़ी डकैती, कितने पैसों के साथ ये जनादेश लूटा गया होगा मीडिया की सरपरस्ती में। ये है इस देश के लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण। ये सारा रिकॉर्ड पे है, आप जब कहें मैं भेज सकता हूं एक बात। और यही चीज उन्होंने बिहार में की, यही चीज इन्होंने वेस्ट बंगाल में की, ओपिनियन पोल्स के जरिए। और अब जो ये कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में, आपने जो कुछ कहा, मैं आपकी बात के 100% सहमत होते हैं, उसको आगे बढ़ाता हूं। ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे खेल बिल्कुल साफ है। 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके लिए इनके पास कंप्लीट डेटा है। ये क्या क्या खेल करते हैं, इसका अपना उदाहरण और देखना हो तो मैं फिर आपको हरियाणा लेके जाऊंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत सरकार के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि काउंटिंग जब भी शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे आधा घंटे तक। पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहेगी और आखिरी के 2 राउंड की गिनती जब होगी शुरू, जब तक सारे पोस्ट बैलेट कंप्लीट ना काउंटिंग हो जाए। ये एक रूल है, ये मैंने आपको रूल भेजा भी है। हरियाणा के 9 सीटों पर इन्होंने पुलवामा लहर पर सवार होकर के जिस तरीके से चुनाव कंप्लीटली हरियाणा में जीत रहे थे। एक रोहतक सीट थी जो इंसिडेंटली मेरी गृह सीट भी है जहां से मैं आता हूं, वहां पर इन्होंने पहले जो पोस्टल बैलेट थे वो काउंट ही नहीं किए, क्योंकि इनके पास डेटा था सारा कहां से क्या होना है। इन्होंने कहा कि साहब पोस्टल बैलेट अभी आने हैं। कैन यू इमेजिन, पोस्टल बैलेट थे कहां से आने थे, काउंटिंग सेंटर में पहले पहुंच जाते हो। और सारे के सारी वोट गिनते गए, 14 लाख वोट गिनी, और उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट 2200 वोटों से आगे था। देन दे से कंप्लीट कर दी ईवीएम काउंटिंग, और तब उन्होंने पोस्टल बैलेट निकाले, और जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो 14 लाख वोट की काउंटिंग में 2200 वोटों से आगे था, उसको 5000 वोटों से हरा दिया। कल्पना कर सकते हैं आप? ये है इनकी डेटा साइंस। ये वो सेम चीज मध्य प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं। आपने जब तक ये एग्जिट पोल नहीं आया परसों, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज चौहान की आवाज देखी थी या मुंह देखा था उनका? सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। और जैसे ही ये आया है, सब आप उसका सुनिए, आप क्या कह रहे हैं। विजयवर्गीय 150 सीट आएंगी, मुख्यमंत्री की बात भी करने लगे। कारण समझिए क्या है। उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 साल से, 1.5 साल छोड़ दीजिए बीच का कुछ समय कमलनाथ का, सारे के सारे जो डिप्टी कमिश्नर से, जहां जिनको कलेक्टर बोलते हैं, वहां जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल अफसर होते हैं, उन्होंने कांग्रेस की सत्ता देखी ही नहीं है। और उनमें से बहुत सारे जब सर्विस में आए थे, उनमें से कमिश्नर और उससे भी ऊपर चले गए हैं। तो उन्होंने सिर्फ बीजेपी के साथ ही काम किया है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने अपने उसमें कही शुरू में, हर एक स्टेट के अंदर 25 से 30 सीट ऐसी होती है बुशरा जी, जहां का जो मार्जिन है वो 1500 से लेकर 5000 तक होता है। और यही डेटा बीजेपी के पास रहता है, कहां मैनिपुलेशन करनी है, कितनी मैनिपुलेशन करनी है। और प्रशासन के साथ मिलकर के जनता को पहले यह भरोसा कर दिया एग्जिट पोल के जरिए कि यह भी हो सकता है। और प्रशासन को यह पता है कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट के अंदर भी इनका यह स्कोप है, क्योंकि माहौल बना दिया गया है। उसके बाद इन्होंने जो रोहतक में किया, वो ये मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे या बाकी स्टेट्स में नहीं करते। आपने बिहार का चुनाव देखा था, बिहार के चुनाव में कितने क्लोज मार्जिन से तेजस्वी की पार्टी हारी थी, कितने क्लोज मार्जिन से। अगर वो सीटें निकाल लें आप, तेजस्वी ने, मुझे समझ में नहीं आया कि इलेक्शन पिटीशन में वो क्यों नहीं गए। जितने नजदीकी चुनाव में जिस तरीके तेजस्वी को हराया गया था, उस टाइम जो नीतीश थे वो बीजेपी के साथ थे। तो बीजेपी का ये सेट पैटर्न है। और उससे अगली बात एक आपको और बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये राम माधव जो उनके जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, आपको ध्यान हो, आरएसएस के प्रवक्ता थे, एक बार ऐसे ही एक चैनल पे आपकी तरह डेटा पर डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो डेटा साइंस के चैंपियन है चुनाव में। नॉर्थ ईस्ट की बात थी, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो साहब सीट ही एक आई है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है इस स्टेट में। तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास डेटा की ऐसी साइंस है कि हमारी एक भी सीट ना आए तो भी हम बहुमत की सरकार बना सकते हैं। ये उनका बड़बोलापन था या उनकी स्वीकारोक्ति थी, और ये भाजपा की असलियत है मिश्रा जी। जो 25-30 सीटें जहां का मार्जिन कम होना है, अगर वो पोस्टल बैलेट के जरिए जैसे इन्होंने रोहतक में किया था, ये मध्य प्रदेश में कर दें तो कोई क्या कर लेगा। सारे डीएम इनके हैं, इनके साथ सत्ता में थे लगातार जी। उन्होंने तो कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं ना, मोस्ट ऑफ देम। तो ये जो है इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और ये एनवायरमेंट बिल्डिंग
परसों के बाद की जा रही है, जब ये सारा इन्होंने एक चैनल से खेल करवा दिया। तो यही चीज इनकी समझनी पड़ेगी, और केवल बात यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक नहीं करते ये, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जो अगले स्लॉट में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या चीज चुनाव आयोग के जरिए भी, प्रशासन के जरिए भी, अपने डेटा के बेसिस पे ये हर कंस्टिट्यूएंसी में हजारों वोट कटवाते हैं। इनको ये पता है कि इस एरिया से ये वोट हमें नहीं मिलती हैं, उन वोट्स को ही उड़वा देते हैं लास्ट टाइम पे। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ये है कि आखिरी व्यक्ति तक वोट का अधिकार पहुंचाया जाए, और ये लोग क्या करते हैं, उसी डेटा साइंस के जरिए सैकड़ों और हजारों लोगों की वोट हर चुनाव में काटते हैं, ताकि इनकी हार का मार्जिन कम होता जाए और बाद में ये मैनिपुलेट कर सके। लेकिन ना तो कोई सवाल करने वाला है, और जवाब देने की इस देश में गुंजाइश नहीं बची। इस पे आप कितनी ही बड़ी बहस कर सकते हैं कि चुनाव का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है पिछले 9 साल से। बिल्कुल, और इसी को लेकर इसीलिए एक तरह का एक्टिवनेस जो है वो कांग्रेस में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उसने अपनी गलती से अपनी सत्ता गंवाई है, और शायद वो गलती नहीं अब करना चाहती है, और वो तत्परता कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है, एक एक्टिवनेस देखने के लिए मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने, अनिल जी, दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने यहाँ पर 2015 के बिहार के एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टुडेज चाणक्य जो है उसने बीजेपी को 125, टाइम्स नाउ ने 111, दैनिक जागरण ने 130, एबीपी नेशनल ने 130 और इंडिया टुडे ने 120 दी थी, लेकिन नतीजा आया 53, यानी कि 53 सीटें मिली। तो अनिल जी, ये तो हम देखते आए हैं, हमने पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा का भी जिक्र हेमंत जी ने किया, कर्नाटका से लेकर तमाम जगहों पर हम ये देखते आए हैं कि कैसे एग्जिट पोल के जरिए एक परसेप्शन की राजनीति की जाती है, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक संशय पैदा करने के लिए ये घर किया जाता है कि देखिए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको याद होगा कि कहीं अगर आप तेलंगाना में कहीं कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन आज अगर आप बीजेपी के किसी नेता से पूछेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो कहेंगे कि हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हर जगह वो इसी तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस परसेप्शन की पूरी राजनीति को जो फिलहाल मध्य प्रदेश में खेल किया जा रहा है? देखिए, ये हेमंत अत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है इसको, और बहुत ही मतलब कॉन्क्रीट, सच में काफी आंखें खोलने वाली बात है। लेकिन जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल को हम क्यों अलग माने, जो गोदी मीडिया का जो पूरा जो तंत्र है उससे अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो क्रेडिबिलिटी, उनकी कोई विश्वसनीयता पहले से भी नहीं है। बेईमान मीडिया का जो सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे उदाहरण जो है वो हिंदुस्तान में है, और उसको हम लगातार देख रहे हैं। ओपिनियन पोल का तो काम ही यही है। कुछ चैनल्स जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो चैनल्स तो मतलब उसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी उसमें फीके पड़ते हैं जितना वो है। एक चैनल पर मैं देख रहा था कि जज की इस कुर्सी पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, मीडिया अदालत, उसमें जज की कुर्सी पर हंसराज हंस बैठा हुआ था, और मतलब और उसी मुजरिम बने हुए थे मनोज तिवारी, और हमारे जो मतलब गणमान्य है वो उसके ये बने हुए थे, मतलब प्रोसिक्यूटर जो आप कहेंगे। तो ये तो खेल है, ये ओपिनियन मेकिंग, हाँ, ओपिनियन मेकिंग का तो है। तो वो तो मान लीजिए कि ये जिस तरह से आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है, उसी तरह से मीडिया का अनुषंगिक संगठन है ये सर्वे का पोल, जो छींकने से लेकर हर एक चीज पर पोल कराता रहता है। आपने देखा होगा कि हमास का क्या असर हो रहा है, फलना का क्या असर हो रहा है, रोज कराते रहते थे। तो ये ओपिनियन बिल्डिंग का जो अमेरिकी मॉडल है, जिसके बारे में नोम चॉम्स्की ने मतलब कई साल पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट किताब में उसका पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरह से अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो है लोगों का ओपिनियन बिल्डिंग करती है और झूठ, दुनिया भर का झूठ फैलाती है। तो वो तो एक मतलब उसको उसका हिस्सा माने। दूसरा ये आया है, ये शर्मनाक उदाहरण है, वो जो लीक किया गया है इंडिया टुडे का, जो ये मतलब बिहाइंड द सीन जो वायरल है, उससे पता चलता है कि हमारे जर्नलिस्ट, जिनको लोग बहुत आदर से देखते हैं और जिन पर विश्वास करते हैं, उस किस तरह के खेल में शामिल है, वो और एक्सपोज हो गया इससे। वो ये इसीलिए लीक कराया गया ताकि लोग इस पर विश्वास करें। ये मैं नहीं मानता कि वो कोई दूसरा करवाया होगा, उन्होंने ही करवाया इसको, ताकि वो जो लाने वाले थे आंकड़े,
उस पर लोगों को भरोसा लगे, और एक तरह का मतलब, लेकिन वो भोंडे तरीके से उन्होंने किया है। एक तो ये बात कहूंगा। दूसरी बात है क्या कि ये जो एग्जिट पोल का खेल है वो एकदम जो हेमंत तत्री जी ने कहा है वैसा ही हुआ। बिहार में पहले ही मतलब पूरी गणना मतगणना हुई भी नहीं थी कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट के साथ और उसके प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया और अपने को जीता दिया, जबकि घोषणा भी मतलब 1 बजे के आसपास उन्होंने रात में ये किया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि बीजेपी चुन ली गई है, और जबकि 4 बजे उनका सब मतगणना खत्म हुआ। तो वो तो 500 से 1000 वाली सीट ऊपर तो ये खेल चल ही रहा है। चुनाव आयोग मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जिट पोल ने आपको एक दे दिया, इंडिकेशन संकेत दे दिया कि चुनाव आयोग क्या करने वाला है मध्य प्रदेश में और किस तरह से मैनिपुलेट करने वाला है। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं मानसिक तौर पर कि जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर लोगों को भरोसा हो। ये ओपिनियन मेकिंग का ही एक दूसरा एक तरीका हुआ कि आपको साइकोलॉजिकली तैयार किया जा रहा है कि लाडली बहना योजना ऐसी थी जिस पर कि मामा जी जीत कर चले गए। ये एक मतलब समझ लीजिए कि ओपिनियन मेकिंग का खेल कैसा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो खेल है ये कभी कभी उल्टा, जैसे बताया कि 53 सीटें आई, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने इस तरह से मध्य प्रदेश में इस तरह का मतदान हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब लोगों ने मामा जी को इस तरह से हराया हो कि हमने और आपने कल्पना भी ना की हो। ये भी हो सकता है। मतलब मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा, मतलब कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि ये मार्केटिंग एजेंसीज हैं, इनका पैसा प्रीपेड, तो इन्होंने कहा एग्जिट पोल में अगर पैसे अगर इस तरह से खिलाए जा रहे हैं तो लोकतंत्र का क्या बना दिया है, अचार बना दिया है इन्होंने, वो आप सोच सकते हैं। और इसको हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये सवाल उठाना चाहिए कि आपने वो जो डेटा साइंस के भी जो मानदंड है उस पर भी सवाल उठाना चाहिए कि आपने इतने करोड़ मतदाता का के कई सैंपलिंग किस तरह से की, वो रिलीज करो। ये डिमांड करना चाहिए जो मीडिया में हम लोग हैं, चूंकि यही काम हम लोग भी कर रहे हैं ना भाई, लोगों को सूचना दे रहे हैं, तो रिलीज करो कि आपने सैंपलिंग किस तरह से की, सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग था या नहीं। दूसरा है कि मार्जिन ऑफ एरर्स क्या था, किस तरीके से आपने तय किया, सीट जो निकाले आपने वो कैसे निकाले, मतलब आपने उसका क्या तरीका चुना, इतना परसेंटेज में अगर इतना वोट है तो इतना में कितनी सीटें आएंगी। उसमें भी घपला ये है कि 5% में कहीं 32 सीटें आएगी और कहीं 5% में वो 50 सीटें बताएंगे। तो ये क्या साइंस है? लेकिन ऐसा सही कहा हेमंत तत्री जी ने, एकदम साइंटिफिक होता है डेटा साइंस, अगर आप उसको तरीके से करें। दूसरी बात यह है कि जितना है ये जो फंडिंग वाला, वो डिमांड भी होना चाहिए कि फंडिंग जो है वो पैसा आपको किसने दिया, क्यों दिया। मतलब आखिरकार इंडिया टुडे ने एक्सिस से पोल कराया, कितने पैसे में कराया और कितने लोग लगाए उसने। एक ऑफिस में दफ्तर, मैं जानता हूं एक मतलब एजेंसी को बढ़ते हुए मैंने देखा है, आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है। और जिन दिनों हम लोग, उस समय हम लोग भी जब मतलब नौजवान ही थे पत्रकारिता में, उस समय वो 2 लोग या 3 लोग मिल करके वो एजेंसी आगे बढ़ी है, अब वो बहुत बड़ी एजेंसी बन गई है। तो वो जो है उनके कितने स्टाफ लगाए थे, कहाँ लगाए थे, किस तरह लगाए थे, डेटा ये करो। हमको जानने का हक है कि आप किस तरह से ये सर्वे करा रहे हैं। और ये बीजेपी का ऑफिस, मतलब कैंप ऑफिस के तरह अगर जैसे गोदी मीडिया है, अगर उस तरह से साइंस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कल के बच्चे जो डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, मीडिया में पढ़ने आते हैं, और ये पूरी दुनिया में डेटा साइंस अभी सबसे जो बढ़ती हुई विधा है, वो विधा है, उस पर क्या भरोसा रहेगा। तो इसीलिए जरूरी ये है कि अगर देश में लोकतंत्र के लिए भी और जो ज्ञान का जो संसार बन रहा है उस संसार के लिए भी जरूरी है कि इनको एक्सपोज किया जाए, इनको इनके बारे में बताया जाए। ये फर्जी जो है साइंस लोगों को पढ़ा रहे हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये इस वैदिक मैथमेटिक्स से लोगों को मुक्त कराना चाहिए।
बिल्कुल। और ये भी सवाल पैदा होता है, जो आपने बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया अनिल जी, और सवाल ये भी पैदा होता है कि ये अगर आंकड़े पूरी तरीके से अगर गलत साबित होते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी है फिर इन लोगों की? फिर अगली बार फिर जहां पर फिर से चुनाव होंगे, फिर से आप एक बाइस दिखाते हुए किसी की तरफ फिर से आप इसी तरह से एग्जिट पोल करिएगा और फिर से आप लोगों के परसेप्शन के साथ खेलिए, और जो जो उन्होंने जनादेश दिया उस जनादेश के साथ आप खेल करिए। तो ये एक तरह की अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, जो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। हमारे साथ राकेश कपूर जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत इस्तकबाल सर आपका भी। मैं आपके पास आ रही हूँ। इससे पहले मैं हेमंत अत्री जी आपसे एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या हमें इतना ताज्जुब क्यों होता है जब इन चैनल्स की तरफ से इस तरह के एग्जिट पोल करा के उनको लोगों के सामने उनके दिमाग से खेलने के लिए ये सब किया जाता है? क्योंकि आप ये देखिए कि क्या वो इन एग्जिट पोल से पहले क्या कोई बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे? जो पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल न पूछकर उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल एकदम से उतावले हो जाते हो और उसको एक फख्र की तरह दिखाते हो, दिन रात नफरत फैलाकर एक पार्टी का सिर्फ एजेंडा चलाते हो और विपक्ष को ही सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हो, क्या वाकई में वो ये पचा पाएंगे, ये हजम कर पाएंगे रिजल्ट से पहले कि भाई 5 राज्यों में से कम 4 में या 5 में ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिनके प्रवक्ताओं को बिठाकर वो दिन रात गालियां देते हैं, दिन रात उनको टारगेट करते हैं? नहीं बुशरा जी, देखिए आप हमारे पत्रकार साथियों पे थोड़ा ज्यादा सख्त हो रही है। मैं पहली बार बड़ी अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। हम पत्रकार तो कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्य से जो जहां काम कर रहे हैं, जैसे भी जिन चैनलों के मालिक प्रधानमंत्री को सार्वजनिक समारोह में ये कहते हो कि आज आप मेरी दुकान चला दीजिए, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपकी दुकान चला देता हूं, तो ये यहाँ तो पत्रकारिता की उम्मीद करना तो बेसिकली मतलब आप ज्यादती कर रही हैं पत्रकारों के साथ। वो एक साधारण लेबर के तौर पे काम करते हैं, जो उनको डेटा दिया जाता है, जो उनको कागज पढ़ा दिया जाता है, वो उसको पढ़ देते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है, और बाज लड़ाते हैं वहां बैठ के। बेसिकली जो ये सुपारी जर्नलिज्म इस देश में 9 साल से चल रहा है, सुपारी जर्नलिज्म, उसमें क्या है कि आपकी हत्या की जानी है बहुत ही निर्मम तरीके से और किसी दूसरे हत्यारे को प्रमोट किया जाना है। ये है इस देश का पूरा पिछले 9 साल का कुल मिला के जमा घटा जो भी है। अब सूरत हाल ये है कि जो सुपारी जर्नलिज्म किया जा रहा था रूटीन में, जो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो एक खास तरह का माहौल बनाया, नैरेटिव डेवलप किया गया, उसको अब आप चुनाव में भी ले आए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग पहाड़ के हर एक क्षेत्र में, आदिवासियों के आखिरी क्षेत्र तक एक एक व्यक्ति की वोट डालने के लिए कितने व्यवस्थाएं करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, हेलीकॉप्टर से, पैदल से सुरक्षा बल जाते हैं, आपने देखे होंगे, और एक तरफ हजारों वोट काट दिए जाते हैं। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता है। हर एक चुनाव में नए वोट के साथ साथ समानांतर कितने वोट काटे जाते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या कोई मीडिया ये सवाल पूछता है? दूसरा, जब जो ये टीवी स्क्रीन पे चरण बांकुरे बैठे होते हैं, और जो पिछले 2 दिन से आपने देखा, परसों जब ये एग्जिट पोल आया, मैं एक चीज बड़ी ऑब्जर्व कर रहा था, किसी चैनल पे आपने भाजपा का प्रवक्ता देखा था? भाजपा के प्रवक्ता, अगर भाजपा वहां जीत रही होती तो भाजपा के प्रवक्ता वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी टू ज्वाइन दैट डिस्कशन। वेयर वर दोस? और ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर एग्जिट पोल, दैट ऑल ऑफ देम स्टार्टेड जंपिंग आउट एंड सेड व्हाटएवर दे आर सेइंग नाउ। तो खेल को समझने की जरूरत है, और ये खेल उससे लार्जर पर्सपेक्टिव में है। कॉमन सेंस की परसेप्शन ये है, जो कॉमन सेंस है, विच इज नॉट दैट कॉमन नाउअडेज अनफॉर्चुनेटली। आजकल इस देश में कॉमन सेंस ही अनकॉमन हो गई। तो हालात ये है कि जैसे ही उसने 150 सीट उसने कही, तो कैलाश विजयवर्गीय जो कल तक ये कह रहे थे मैं तो पूरे देश में चुनाव लड़ाने वाला था, वो बिल्कुल गायब ही हो गए थे सीन से। वो आज फिर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि 150 सीट हमारी आ रही है। शिवराज मामा भी जागृत हो गए। उन्होंने 3 दिन पहले क्यों नहीं कहा? तो ये एक लार्जर पैटर्न है, एक लार्जर डिजाइन है। और जहां तक बात फाइनेंसिंग की है, फाइनेंसिंग और फंडिंग का तो सवाल ही छोड़ दीजिए आप। इस देश में जब से इलेक्टरल बॉन्ड आए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से उनकी सुनवाई पे फैसला, अभी तक फैसला नहीं, अभी ऑर्डर रिजर्व, जब आपकी फाइनेंसिंग का पैटर्न ही डाउटफुल है, जब आपका मीडिया ही कंप्लीटली बायस्ड है, जब आपका इलेक्शन कमीशन ही जेब में है, तो आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? तो मीडिया तो वही करेगा ना। मीडिया तो लाला की दुकान है जी, और लाला जी ने खुद ही कह दिया, सेठ ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कहा कि आप मेरी दुकान चला दीजिए। तो इसके बाद आपके पास सुनने के लिए और क्या बचा हुआ है? तो सवाल तो इस देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा, हम सारे साथी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनके जनादेश की लूट हो रही है, उनको भावनाओं में बहाया जा रहा है,
उनको भीड़ में तब्दील किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर। और सबसे दुर्भाग्य की बात बुशरा जी, आपको एक और बात बता दूं, बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूं। इस देश में आज जी की तारीख में 25 से 30% वोटर ऐसे बना दिए गए हैं पिछले 9 साल में, जिनको किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, किसी देश के किसी कल्याण से मतलब नहीं है, किसी इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, मानवता से मतलब नहीं है, नीति से मतलब नहीं है, सिद्धांत से मतलब नहीं है। उनको केवल भगत में, अंधभगत में तब्दील कर दिया गया है। तो ये जो चीज है, इस पे भी हम सब की जी औरों से ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को पॉइंट आउट करें। वो हमारे साथ से कुछ भी करते रहे, अंधभक्त चाहे पूरी ब्रिगेड लगा दी जाए ट्रोलिंग के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंधभक्तों की भीड़, आपने महाभारत में क्या पढ़ा था? जी महाभारत में पढ़ा था कि एक अंधे पिता की 100 संतानें थी, यही तो थी ना जो महाभारत में उदाहरण जी आता है। इस देश में एक नेता के करोड़ों अंधभक्त हो गए। ये है 9 साल का डब्बलू आप। और ये ना केवल बिल्कुल लोकतंत्र बिल्कुल के लिए, ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और उसमें जितना मीडिया, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो कुछ सब कुछ है, उन सब की बराबर की जिम्मेदारी है, बराबर का दोष है। ये बात हम सबको समझनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपके पास लौटूंगी और मैं अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास भी मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले राकेश जी को मैं लाना चाहूंगी इस डिस्कशन में। राकेश जी, आप अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, इससे पहले भी मेरा आपसे कई बार मध्य प्रदेश को लेकर डिस्कशन में मेरे कार्यक्रम में, लेकिन कभी भी ये दिमाग में क्या आपके आया कि बीजेपी इस कंडीशन में है कि वो 150 के पार पहुंच जाए और 162 तक सीटें जो है उसको दी हुई हैं, इस तक पहुंच जाए और वो सरकार इतने कंफर्टेबली बना ले कि शायद उसने भी कभी अपने ख्वाब में ना सोचा हो, और एकदम से एग्जिट पोल आए और उसके बल्ले बल्ले हो जाए? क्या आपने कभी ये सोचा था? आप कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को? क्या आपको यकीन होता है इन एग्जिट पोल पर, जो खासतौर पर मध्य प्रदेश के हवाले से आए हैं, जिसने अचानक से मध्य प्रदेश को चर्चा में ला दिया है? क्योंकि इससे पहले राजस्थान चर्चा में था कि नेक टू नेक फाइट वहां पर है, और मध्य प्रदेश को लेकर बहुत कोई डाउट लोगों के जहन में नहीं थे, लेकिन अब शायद सारे डाउट एक तरह से पैदा करने की जो पूरी कवायद है वो की गई है। जी बुशरा जी तस्लीम, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर के जो ये गफलत फैलाई जा रही है एग्जिट पोल्स के माध्यम से, अब ये इतनी अच्छी ज्ञानमूलक बातें और गहरी बात अत्री जी कह रहे थे, उससे पहले मैंने अनिल जी को सुना, थोड़ा ही सुना उनको, लेकिन वो भी ज्ञानी पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ एग्जिट पोल्स की केमिस्ट्री पर बात की। लेकिन मेरा मानना, एक तो मेरा बड़ा ये स्पष्ट मानना है, साफ मानना है, मेरा पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है कि ये एग्जिट पोल नाम की जितनी भी चीज होती है या सर्वेक्षण होते हैं, ये धंधेबाजी है इस देश में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज ए फार्स। और एग्जिट पोल खास तौर से ये जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे शहरी हैं, जो वोट दे करके आते हैं, उनका सीधा अपमान है, उनकी बेइज्जती है। आप उनके ज्ञान पर, उनकी बुद्धिमत्ता पर आप जो है सवालिया निशान लगाते हैं अपने ये रिजल्ट दे करके। आपको कौन हक देता है? चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सीधा उल्लंघन है, चूंकि उसमें स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव शुरू होने से और अंतिम परिणाम आने तक एकदम न्यूट्रलिटी रहेगी। ये उसका सीधा उल्लंघन है। आज नहीं तो कल इस तरफ चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा और ध्यान देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश को आप फज करके, अनिल जी कह रहे थे कि डेटा साइंस, इफ इट इज ए साइंस, अगर ये एग्जिट पोल साइंस है तो मुझे बता दीजिए। मैथमेटिक्स में तो 2 + 2 4 होता है, 3 - 2 1 होता है। केमिस्ट्री में Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2, twice Na 2Na + Cl2 = twice NaCl। ये केमिस्ट्री किसी भी प्रोफेसर की किताब आप पढ़ लें, अदल बदल करके
कुछ भी कर लें, चाहे वो इनका प्रयोग आप अपने प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में करें और या किसी औद्योगिक संस्थान में करें कॉमर्शियल यूज के लिए, तो Zn को जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो ZnSO4 ही बनेगा, जिंक सल्फेट ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो ये 6-7 अलग अलग एग्जिट पोल और सबके नतीजे अलग। एक बीजेपी को आसमान पर बैठा रहा है, दूसरा उसे चांद तोड़ करके दे रहा है, तीसरा तारे तोड़ के दे रहा है। भाई क्या गजब है, क्या कमाल कर रहे हैं आप। किनका बेवकूफ बना रहे हैं, इस देश के लोगों का, कि जो वो वोट देकर के आए हैं जिसको, वो खुद अचंभे में है। और ये आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या है ऐसा? मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का शासन है, क्या कुछ चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी अगर वहां बीजेपी हार जाती है तो? है ना कि था जिंदगी में मर्द का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। क्या है ये? ऐसा इस देश में ही हो सकता है, और किसी देश में जिन्हें हम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, रियली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें ऐसा शायद नहीं हो सकता। अब मध्य प्रदेश में आप किस वजह से लोग बीजेपी को वोट दे आएंगे? कि क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, इस वजह से वोट दे आएंगे। क्योंकि वहां भर्ती घोटाले हुए हैं, इस वजह से वोट दे आएंगे। क्योंकि वहां पटवारी की भर्ती में भी जो है वो अपने लोगों को भर्ती किया गया है, इस वजह से वोट दे आएंगे। क्योंकि वहां एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, इस वजह से वोट दे आएंगे। क्योंकि वहां पर औरतें सबसे ज्यादा अगवा की जाती हैं, किस वजह से वोट दे आएंगे भाई? इस वजह से वोट दे आएंगे क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम वहां लागू नहीं है। अग्निवीर योजना के खिलाफ लोगों में रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है, किस वजह से? अगर ऐसा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये खाली वो कौन सी स्कीम थी शिवराज साहब की, ये जो लाडली बहना बहना जी, योजना, अगर लाडली बहना से सब कुछ होना है तो ठीक है, फिर क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की, इतना चुनाव प्रचार करने की? अरे भाई इसमें क्या मतलब, क्या गजब कर रहे हैं आप इस प्रकार के एग्जिट पोल दे करके। और एग्जिट पोलों की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। क्या क्रेडिबिलिटी है? 2011 में बंगाल में चुनाव हुए, ये सारे कह रहे थे कि नहीं जीतेगी ममता। 2021 में ममता को कितनी सीटें दे रहे थे, हुआ क्या? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जीरो क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की। मैं आपको बताऊं, इनकी क्रेडिबिलिटी के 2004 के जब इलेक्शन हुए, सारा हिंदुस्तान और ये सारे एग्जिट पोल और ये सारी जितनी सब चीख चीख करके चिल्ला रहे थे। सिर्फ 2 आदमी थे, 2 अखबार थे जो कह रहे थे कि एनडीए हारेगा, डंके की चोट पर हम हरवा रहे थे। उनमें एक पंजाब केसरी था जिसमें मैं लिखता था, मैं लगातार लिख रहा था, और दूसरा आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रभा अखबार था। बाकी और कोई भी नहीं हरवा रहा था एनडीए को। तो ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है। 2009 में भी यही ऐसा ही कर रहे थे। उसमें कांग्रेस धूम धड़ाके से जीती, यूपीए धूम धड़ाके से जीता। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं नहीं मानता इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है मेरी राय में, और मेरा कतई विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि ये अभी अनिल जी बेशक कह रहे थे डेटा साइंस है, डेवलपिंग साइंस है। अरे भाई वो साइंस का पैमाना क्या है? यहाँ मतदाता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है। ये जो लिख के सवाल जवाब पूछते हैं,
हमारे जो ग्रामीण जनता है, ऐसे चुनावों का आकलन नहीं होता है। लिख करके सवाल पूछ लिया आपने और ये बना लिया, टीम बना ली, ये ग्रुप बना लिया, वो ग्रुप बना लिया, ऐसे नहीं होता है। मतदाता भी बहुत, जी गांव का मतदाता भी जानता है। गांव के मतदाता को इसीलिए गांधी ने कहा था, इसीलिए गांधी की हिंदुस्तान, जब एडल्ट फ्रेंचाइज माने वयस्क आधार पर हर आदमी को वोट का अधिकार दिया गया, महात्मा गांधी ने इसकी वकालत की, तो अंग्रेजों ने कहा कि कहाँ अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हो। तो महात्मा गांधी ने कहा, जी बोले मुफलिसी है, गरीबी है, अनपढ़ है लोग, लिख नहीं। कितनी परसेंट साक्षरता थी उस समय? 3-4% साक्षरता थी। गांधी जी ने जवाब दिया था कि हिंदुस्तान के लोग गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं है। तो ये इनको मूर्ख मत समझिए आप। ये एग्जिट पोल वाले चंद लोग टाई वाई लगा करके सर्वे कर लेते हैं और दफ्तरों में बैठ करके गढ़ देते हैं चीजें। कैसे होते हैं? लाइए मैं करता हूँ सर्वे, कितने कराने। मेरा भी एक संबंध रहा है सोशल सिंडिकेट से, बहुत पहले। कैसे सर्वे होते हैं मुझे सब मालूम है। तो मेरा तो इन पर कतई विश्वास नहीं है। और मध्य प्रदेश में मैं आपको लिख करके कहता हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ फिर दोबारा से, कि कांग्रेस पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है। जी बुशरा। चलिए, जी बिल्कुल। जो लोग अभी हमें फिलहाल देख रहे होंगे, खासतौर पे वो लोग जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम जो है इस तरह से कि सरकार कांग्रेस की बने, वो शायद आपकी बात सुनकर जो है वो खुश हो गए होंगे। मैं यहाँ पर प्रकाश जी आपके पास में आना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई जा रही है अगर मध्य प्रदेश में, तो इसके पीछे के कोई रीजंस होंगे? क्या आपको कोई सॉलिड रीजंस लगते हैं? क्या आपको लगता है कोई ऐसी योजनाएं, कोई ऐसे काम किए जो लोगों को ये लगा कि हमें शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को ही लाना होगा, वरना तो हमारे साथ पता नहीं फिर क्या होगा? देखिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो पहले दौर में अमित शाह यहां आए और अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में चूक गए सरकार बनाने से तो अगले 50 साल तक दिल्ली में सरकार बनाने की बात नहीं होगी। मध्य भारत होने के नाते बीजेपी यहां पर केंद्रित है। बीजेपी को लगता है कि यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी। भारतीय जनसंघ की बड़ी स्ट्रेंथ यहां रही है, आरएसएस का अच्छा खासा होल्ड रहा है, तो उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश अगर चूके तो बहुत कुछ चूक जाएंगे और इसीलिए इतनी ताकत लगा दी गई, बार बार प्रधानमंत्री जी आते रहे। मुझे लगता है ये भी एक प्रमुख कारण रहा। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और हमारे एक हमारे व्यूवर हैं और उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है, राजीव शर्मा जी। उनका ये सवाल है कि वाई आर एनालिस्ट जो है, जो आप तमाम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि दे कांट से डेफिनेटली व्हेन आई कैन से विदाउट दैट कांग्रेस इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन 4 असेंबली एंड इन मिजोरम नॉन बीजेपी। तो उनका ये सवाल है राजीव शर्मा जी का। आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? क्योंकि व्यूवर है, उनका ये सवाल है और उन्होंने कहा है कि जब मैं ये देख पा रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं सर? जी अनिल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं देता हूं जवाब इसका। मैं देता जी 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 हम जी जी हम जी इस राय के हैं। हम स्पष्ट रूप, मुझे नहीं पता कि जो है अनिल जी, अत्री जी और अपने जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, इन्होंने क्या कहा, चूंकि मैं बीच में आया था। लेकिन मेरी मैंने अनिल जी से इसीलिए इस सवाल का जवाब लिया है अपनी तरफ। मेरी ये पुख्ता राय है कि चारों राज्यों में, चूंकि वहां तो मतगणना होगी परसों, सोमवार को होगा महातो जी ये इंतखाबात में, चारों सूबों में जहां कल वोट गिने जाएंगे वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी और सबसे ज्यादा मजबूत हालत में सरकार आएगी। तेलंगाना में मैं मानता हूं कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार के खिलाफ बगावत हो रही है। वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, बगावत हो रही है। और ये जो एग्जिट पोल है,
इनके लिए मैं गालिब का शेर कहता हूं कि आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, और ऐसा कहां से लाऊं कि सब तुम सा कहें जिसे। इन्होंने तो कमाल कर दिया। इन्होंने सारी शर्म की हदें तोड़ दी इन एग्जिट पोल्स में, मेरी राय में। और मैं मानता हूं कि ये धंधेबाजी है। इसको मैं इसी तरीके से देखता हूं। जी बुशरा जी। ओके, जी बिल्कुल। तो राजीव शर्मा जी, आपको जरूर जवाब जो है यहाँ मिल गया होगा। राकेश कपूर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और उनको लगता है कि चारों राज्यों में जो है वो सरकार बनेगी। कांग्रेस की एक सर्टेन जवाब वो चाहते थे, क्योंकि उन्हें खुद लगता है। अनिल जी, लास्ट कमेंट आपसे, और हेमंत जी लास्ट कमेंट आपसे 30 सेकंड में। आपको क्या लग रहा है? कल तो वैसे देखिए कर्टन रेजर है, कल एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो हम सबके सामने होंगी। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट फिगर्स हमारे सबके सामने होंगी। सबको बेसब्री से इंतजार है और हम सुबह 6 बजे से तमाम एनालिसिस लेकर, तमाम राइट फिगर्स लेकर हम आपके सामने मौजूद रहेंगे, हमारी पूरी टीम। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कल क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं इंदौर में था, मैं कोई सर्वे वगैरह नहीं किया और मैं उस तरह से पूछा भी ज्यादा लोगों को नहीं, क्योंकि आजकल डर रहता है ये कि जो सामने वाला है वो क्या किस तरह इसको लेगा। लेकिन मैंने गरीब लोगों से, मतलब ऑटो ड्राइवर और ये ऐसे लोगों से पूछा, सबने एक ही जवाब दिया कि सुना तो है कि कांग्रेस आ रही है। और एक संयोग से नाम भी ले लेता हूँ, जीतू पटवारी के क्षेत्र का था, ये जानते हैं, उसी क्षेत्र में मैं था। प्रकाश हिंदुस्तानी से मुलाकात भी हुई थी, तो उसने कहा कि जीतू पटवारी को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जो है मैं नहीं जानता उनके बारे में, मैं उनसे, मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय भी नहीं है। जो लोगों ने कहा मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, वो जो है सुबह से शाम तक एकदम लोगों के लिए अवेलेबल रहता है और वो सबके काम करता है। तो वो उसके मतदाता बता रहे थे, और ऐसे ही लोगों ने कहा कि कांग्रेस आ रही है, ऐसा सुना है। लेकिन एक बात मैं खाली लास्ट में एक बताना चाहता हूं लोगों को, कि लोग डरते हैं खुलकर बताने से कि कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है। ये है अभी का निजाम और यही लोकतंत्र की अभी स्थिति है। ये जरूर नोट करिए, क्योंकि जिससे पूछता था वो कतराता था साफ साफ बोलने में। लोगों को संवाद करना मुश्किल हो गया है, लोग साफ साफ बोल नहीं पाते हैं। ये असर नीचे तक गया है। ये सिर्फ मीडिया पर पाबंदी नहीं है, समाज पर पाबंदी लगी हुई है। लोकतंत्र के सामने बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश का चुनाव हारना चाहिए, ये मेरा मत है। वहां का मैं मतदाता नहीं हूं, तो भी ये मैं कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सख्त अल्फाज में यहाँ अपनी बात को, सही अल्फाज में आपने अपनी बात को रखा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए मेरा सवाल किया आपसे कि क्या हम एक जो साइलेंट वोटर है उसको अंडर एस्टिमेट क्या हम कर रहे हैं? तेलंगाना में हम देखें तो तेलंगाना में हमने ये देखा कि हमारी पूरी टीम भी जब वहां पर गई थी कि वहां का वोटर जो है वोकल है, उसने खुलकर बताया कि वो किस तरफ जाता है। शायद वो कल्चर का हिस्सा है, वो साउथ में इसी तरह से शायद लोग खुलकर अपनी बातों को रख पाते हैं, कह पाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, क्या हम जो साइलेंट वोटर है, क्या हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। साइलेंट वोटर भी, जो लोग वोट दे रहे हैं, वो अपनी बात पब्लिक मंच पे नहीं कहना चाहते हैं दूसरों के सामने। मैं वोट देके आया, उसके बाद मेरे पास कम से कम 4 बार फोन आए, रिकॉर्डेड मैसेज था कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। तो भाई मैं क्यों बताऊं मैंने किस पार्टी को वोट दिया? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। एक रिकॉर्डेड मैसेज आप बता रहे, अगर आपने बीजेपी को दिया तो 1 दबाइए, कांग्रेस को वोट दिया तो 2 दबाइए, नोटा दबाया, तो मैं क्यों बताऊं? तो मुझे लगता है ये मेरी प्राइवेसी है, मेरी इच्छा है, मैं क्यों बताऊं। और मध्य प्रदेश में लगभग 1/4 मतदाता आदिवासी हैं। वो बहुत समझदार हैं, मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पे कोई शक नहीं है, और वे जो भी फैसला करते हैं बहुत सोच विचार कर करते हैं और ज्यादा हल्ला नहीं करते। लेकिन उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। कल नतीजे आ ही जाएंगे तो असलियत पता चल जाएगी। बुशरा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ घंटों का इंतजार है और इस पे पर्दा उठ जाएगा। और सबकी जो बेचैनियां हैं, बेकरारियां हैं, या जो मतदाता जिन्होंने बहुत जोश के साथ जो वोट किया है, उनकी धड़कनें तेज होंगी। और नेताओं के तो शायद खुद के पसीने भी छूट रहे होंगे और शायद उनको आज रात ढंग से नींद ना आए। लेकिन कल यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और कल इस पे से पर्दा उठ जाएगा और सबके सामने बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हेमंत जी, लास्ट कमेंट आपका,
कि क्या आपको लग रहा है कल क्या होने जा रहा है? आप जरा पर्दा उठाइए, कुछ जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए। बुशरा जी, अगर कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ी सी जागरूक रहे तो ये जो कांग्रेस, जो बीजेपी का और जो उसके पूरे सत्ता तंत्र का जो हाइपरबोल है, ये एग्जिट पोल, इसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी कर सकती है सजग रह करके। ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। और जो कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट जितने भी हैं, उनको केवल एक ही ध्यान रखना है कि कम से कम 20% सीटें, यानी कि 40-42 सीटें ऐसी हैं जिन पे जीत का मार्जिन 5000 से नीचे रहने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज सुनिश्चित करनी है कि जो काउंटिंग हो उसमें 100% एज पर रूल्स हो। पहले काउंटिंग पे बैलेट पेपर रिकॉर्ड किए जाए, सारे गिनती हो, और सेकंड लास्ट राउंड जब 2 शुरू हो उससे पहले सारी काउंटिंग कंप्लीट हो बैलेट पेपर की। यही वो खेल है जहां पर बीजेपी स्कोर करती है। अगर कांग्रेस पार्टी ये जिद करे कि हम एज पर ला काउंटिंग होने देंगे, पहले बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी, और लास्ट राउंड जब होंगे, जब बैलेट काउंट हो जाएंगे, तो कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डेटा मैनिपुलेशन है वो किसी भी रूप में इफेक्टिव हो पाए। ये तो अब कमलनाथ और जो उनकी पूरी टीम है उनको ये देखना है कि वो कितने सजग रह करके बीजेपी के इस जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है उसको फायदा उठाएं और बीजेपी के सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए जीत हासिल करें। वरना उनको एक पल भी नहीं लगेगी इस मैनिपुलेशन करने में। 5-4 हजार वोट का मैनिपुलेशन करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो हर जगह करते आएगी, चाहे वो बिहार हो चाहे कहीं भी हो। तो कांग्रेस पार्टी के जितने काउंटिंग एजेंट्स हैं, दे हैव टू एंश्योर कि एज पर लॉ, एज पर ईसीआई मैंडेट, एज पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसके हिसाब से गिनती हो, तो फिर बीजेपी के पास कोई स्कोप नहीं बचेगा। वरना जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी, और वो दुर्घटना कांग्रेस के साथ ही घटेगी, बीजेपी के साथ दुर्घटना कोई चांस नहीं। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत कम अल्फाज में तमाम चीजें जो है कह दी, और एक तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी सजग किया है। और यही एक तरह का एक प्रोसेस है कि हर प्रोसेस में जब तक चाहे आप इलेक्शन का कैंपेन जब से शुरू हुआ हो, रैलियां हो, आप अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हो, वोटिंग तक लोगों को लेकर आना, और फिर इसके बाद रिजल्ट तक जो है आपको सजग रहने की जरूरत है हर स्टेप में, तभी आपको मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। और जो जनता ने फैसला किया है वो आपके हक में हो, या जनता का फैसला जो है वही हो, क्योंकि कई बार हमने उसको भी पलटते हुए देखा है। इस सब पर निगाह रखना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, कीमती राय देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। और कल 6 बजे से हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी रहेगी। हम सुबह 6 बजे से आपको तमाम नतीजे, रुझान सब हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत मेहनत से हमने सब कुछ तैयार किया है आपके लिए, और कल हम आपको वो परोसेंगे ताकि आपको सही तरीके से सही नतीजे सही वक्त पर आप तक पहुंचे, और किसी तरह का कोई घपला, कोई गोलमाल जो है वो आपके दिमाग में ना रह जाए। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे साथ जरूर रहिएगा। 7 बजे आपके साथ राजीव जी जुड़ेंगे न्यूज पॉइंट लेकर। आप तमाम प्रोग्राम्स हमारे देखते रहिए, सराहते रहिए। नमस्कार।